तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के बोर्ड के एग्जाम्स की या फिर हिंदी में वो सुमरीन के मन के को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो essay 1 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड की या मेन बोर्ड की। वो सुमरीन के मन के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं और इससे जुड़े हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनके एग्जाम में आ सकते हैं उनको जानना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे सुमरीन के मन के पार्ट की, जिसे लेखक ने 3 वर्गों में विभाजित किया या 3 भागों में विभाजित किया है। पहला बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढीले चुन लो। इन तीनों के तीनों अध्याय का हम सार और साथ ही साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला भाग जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपको पढ़ना है बालक बच गया। सबसे पहले आपसे पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अध्याय के अंदर जो पहला भाग है इसका जो टाइटल है बालक बच गया क्यों रखा गया है। सबसे पहले आपसे यही पूछा गया है। तो जब आप इस पूरे को पढ़ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा इस पूरे के पूरे पार्ट का जो टाइटल है वो बालक बच गया क्यों रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि भाई अध्याय के स्टार्ट में कि भाई एक पाठशाला होती है, उसमें वार्षिक उत्सव होता है। वार्षिक उत्सव मतलब जो कि एनुअल प्रोग्राम होता है, आपके स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन होता है। तो वार्षिक उत्सव हो रहा था और वहां पर मैं भी बुलाया गया था। यहाँ पर मैं का मतलब जो है वो किससे है, यहाँ पर लेखक से है। लेखक जी को भी यहाँ पर क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। और वह प्रधान अध्यापक का मतलब किससे है, तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल से है प्रधान अध्यापक का मतलब। तो यहाँ पर स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो भी थे और उनका एकमात्र पुत्र जिसकी आयु 8 वर्ष थी। तो आपसे पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बालक बच गया अध्याय है उसमें बालक कितने वर्ष का था, तो 8 वर्ष का था। वहां पर किस चीज का कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरा क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि वहां पर वार्षिक उत्सव चल रहा था यानी एनुअल प्रोग्राम चल रहा था। और वहां पर देखेंगे आप कि अलग अलग विषय के अध्यापक, पढ़े लिखे या फिर ऐसे वरिष्ठ लोग वहां पर उपस्थित थे जो उम्रदार या फिर हम कह सकते हैं पढ़े लिखे अधिकतर लोग वहां पर उपस्थित थे। अब यहाँ पर कहा गया है जो एकमात्र पुत्र हेडमास्टर जी का था जो कि 8 साल का है, वो बड़े ही लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। अब यहाँ पर अब आपके मन में सवाल आएगा इस लाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ये 8 साल का जो बालक है वहां पर जो था उसे बिल्कुल सीधा साधा या बिल्कुल शरीफ सा, बिल्कुल चंचलपन जिस बच्चे के अंदर नहीं है ऐसा बच्चा वहां पर दिखाया गया है। अब उसके चेहरे के बारे में बताया गया है, उसका जो चेहरे की संरचना कैसी थी, उसका मुंह पीला था। यानी पीला मुंह होने का मतलब एक होता है जो बच्चे जिसकी आंखों में थोड़ी हलचल रहती है, हलचल रहना कि आस पड़ोस में सारी चीजें वो नोट करता है, कहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ पर मनोरंजन किया जा सकता है, कौन नए लोग आ रहे हैं, ऐसी चीज बच्चों के मन में हमेशा चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं जो कि 8 साल का है, उसका जो चेहरे का रंग है वो कैसा है, पीला है, उसकी आंखें हैं वो सफेद है और दृष्टि यानी जो उसकी नजर है वो जमीन से उठती नहीं थी। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसमें बालक को किस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो आप क्या कहोगे कि जो बालक था वो बिल्कुल सीधा साधा था, उसके चेहरे का रंग कैसा था, पीले रंग का था, आंख सफेद थी और उसकी जो दृष्टि यानी जो उसकी नजर थी वो भूमि से नहीं उठती थी। इसके साथ साथ बच्चों से कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, यानी जो हेडमास्टर जी का बच्चा था उससे कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे। अब यहाँ पर आप कहोगे बच्चों से, तो बच्चों शब्द क्यों इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखोगे एक आपको लड़की यहाँ भी ये भी दिखेगी और एक बच्चा ये दिखेगा। तो यहाँ पर हम इसीलिए कह सकते हैं कि एक से ज्यादा बच्चे थे इसलिए मैंने बच्चों का। तो यहाँ पर फिलहाल इस हेडमास्टर के बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चे से प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उसका लगातार क्या कर रहा था, उत्तर दे रहा था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से है, आपके पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बच्चे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 उससे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, उसे धर्म के 10 लक्षणों को सुना गया। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया तो उसने इसका उत्तर दे दिया। दूसरा 9 रसों के उदाहरण पूछे गए तो उसने उसका भी उत्तर दे दिया। पानी के 4 डिग्री नीचे शीतलता में फैल जाने का क्या कारण था, ये भी पूछा गया, तो ये भी उस बच्चे ने उत्तर दे दिया। उससे बच्चे से ये भी पूछा गया मछली अपनी जो प्राण रक्षा है वो किस प्रकार करती है, तो वो भी उस बच्चे ने उत्तर दे दिया। इसके साथ साथ चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान पूछा गया तो बच्चे ने वो भी उत्तर दे दिया। इसके बाद में अभाव के पदार्थ मानने ना मानने का
जो है शास्त्रार्थ कहा गया, ये भी बच्चे ने उत्तर दे दिया। इसके साथ साथ इंग्लैंड के जो राजा 8वें राजा थे हेनरी, उनकी स्त्री का नाम और पेशवा की कुर्सी नामा सुना गया, वो भी बच्चे ने भाई उत्तर दे दिया। अब यहाँ पर इस वजह से जितने भी वहां पर जो वरिष्ठ लोग, वहां पर जो वृद्ध लोग या टीचर या जो भी सभा में मौजूद थे उस जगह पर, तो उन सभी ने बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता उन सभी को महसूस होती है कि बच्चे से जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे थे उस बच्चे ने बिल्कुल सही सही उत्तर दे दिया। और फिर उस बच्चे से ये कहा गया, ये पूछा गया कि तू क्या करेगा। अब आगे चल के बच्चे से पूछा जाता है उन लोगों के द्वारा कि तुम आगे क्या करोगे बच्चे से। तो बच्चा, बालक जो होता है वो कहता है कि भाई बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया। आप कह सकते हो कि जैसे रटा रटाया उत्तर दिया कि भाई मैं यव जमन यानी जीवन भर लोक सेवा करूंगा। इस बच्चे ने इस बात को कहा और सभी ये बात सुनकर तालियों से गड़गड़ाहट उठती है और वहां पर सब क्या बोलते हैं, वाह वाह, बच्चे के कितने उच्च विचार हैं। और जो हेडमास्टर जी थे उनका जो हृदय था उल्लास से भर गया, यानी कि बच्चे ने इतना अच्छा उत्तर दिया कि सभी के सभी जो है वो खुश हो गए और उनके जो पिता थे वो भी, उनका हृदय जो है वो गर्व से फूल गया, आप ये कह सकते हो। और वहां पर एक वृद्ध महाशय थे, वृद्ध महाशय का मतलब है एक बूढ़े व्यक्ति, और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बच्चे को आशीर्वाद दिया, कहा कि जो तू इनाम मांगना चाहता है बच्चे से वो इनाम मांग सकता है। बच्चे को ये कहा और बच्चा क्या कहता है, बच्चा सोचने लगा, काफी देर तक सोचा। एक तो हेडमास्टर जी और बाकी जितने भी अध्यापक वहां पर मौजूद थे वो सभी क्या होते हैं, उस समय उनके दिमाग में प्रश्न चलने लगता है कि भाई अब ये बच्चा जो है वो आगे क्या मांगेगा। तो यहाँ पर अगर हम सब लोग देखें तो सारे के सारे बच्चों की तरफ देखने लगते हैं और वो बच्चा क्या करता है कि पढ़ाई का सोचते हैं कि एक पुतला मांगेगा, हो सकता है कि एक ऐसा पुतला मांगेगा जो पढ़ाई से संबंधित होगा, या फिर कोई ऐसी पुस्तक मांगेगा जो उसको इंटरेस्ट होगा, जिसमें उसका या जो उसका ज्ञान बढ़ाएगी। परंतु बालक के मुख से जैसे ही स्वर निकले और वहां पर सभी लोगों को जिस चीज का इंतजार था, वहां पर अब देखोगे कि वहां का जो विलक्षण यानी वहां का जो वातावरण था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और साथ ही साथ आप देखोगे कि भाई जो बच्चा है उसके स्वाभाविक भावों, उस समय बच्चे के मन में स्वाभाविक लड़ाई चल रही थी, वो क्या मांगे, क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि वो एक ऐसी चीज मांगेगा जिससे उसका ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हम देखेंगे कि भाई उस बच्चे के मन में क्या थी, थोड़ी सी चंचलपन थी, जिसकी वजह से वो आगे जब जैसी अपनी बात को कहता है वो धीरे से बोलता है, वो कहता है लड्डू। जैसे ये बात सुनते हैं तो सारे के सारे जितने टीचर एक्साइटेड थे कि क्या मांगेगा, हो सकता है कोई बढ़िया किताब मांगेगा। पिता और जितने भी अध्यापक थे वो निराश हो जाते हैं। और इस समय ही बताया गया है, एक तरफ आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि लेखक भी था और लेखक उस समय क्या करता है, घुट रहा था, क्योंकि बच्चे से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का वो रटे रटाए उत्तर दे रहा था। अब तक बच्चा ऐसा डरा डरा सा लग रहा था, उसकी नजरें जमीन से ऊपर नहीं उठ रही थी और एक बच्चे के चेहरे पे जो चमक होती है वो बिल्कुल भी नहीं थी। और लेखक को ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे को मारने में, इस बच्चे के बचपने को खत्म करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसीलिए लेखक क्या कर रहा था, एक तरफ साइड में वो एक गुट सा रहा था। और जैसे ही बच्चे ने लड्डू की डिमांड करी तो लेखक क्या कहता है कि मैंने सुख की सांस भरी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं सुख की सांस भरी का मतलब आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि लेखक ने सुख की सांस क्यों ली जब बच्चे ने लड्डू की डिमांड करी, लड्डू की मांग करी। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि बच्चे ने जैसे ही लड्डू की मांग करी तो वहां पर लेखक को लगता है कि बच्चे की जो मन मस्तिष्क की जो प्रवृत्ति है उसको गला घोटने की पूरी कोशिश की गई थी, परंतु हम देखते हैं वो बच्चे के मन में अभी भी क्या था, बचपना मौजूद था। और इस तरीके से बच्चे को कहते हैं बालक बच गया। यानी इस अध्याय का जो टाइटल था मैंने आप लोगों को बताया भी गया आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देखोगे बालक बच गया। तो बालक कैसे बच जाता है, बालक का जो चंचलपन था, बालक जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का बालक यहाँ पर हमको नहीं दिखाई देता। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने अंत में कहा बालक बच गया, यानी उसने लड्डू की जो डिमांड करी उसके अंदर आज भी जो है लड़कपन बिल्कुल मौजूद था और उसके बचने की जो है आशा है, क्योंकि वह लड्डू को जब वो मांगता है तो ऐसा लगता है लेखक को कि किसी एक ऐसे वृक्ष जो कि सूखा सा वृक्ष था उसके अंदर अब हरे पत्ते से आ गए, आप यहाँ पर कह सकते हो। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेखक ने चैन की सांस क्यों ली,
भाई जो वहाँ पर जितने भी अध्यापक थे या जो उन बच्चे के माता पिता थे, उन्होंने किस प्रकार उस बच्चे का गला घोटने का पूरा प्रयास किया, या आप कह सकते हो गला वैसे दबा तो कोई नहीं रहा था, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो एक लड़कपन होना चाहिए, उस लड़कपन को पूरा खत्म करने की कोशिश की गई, ये हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो बच्चे को एकदम रटे रटाए उत्तर दिए, बच्चे के मन में खुद के जीवन को लेकर या फिर आगे की बात को लेकर कुछ भी बच्चे जैसा उसके अंदर नहीं दिख रहा था। लेकिन जब लड्डू की डिमांड हुई तो हम कह सकते हैं ये डिमांड उसके अंदर ये दिखाती है कि बच्चा अभी भी बचा हुआ है। अब अगला है आपका, लेखक जी ने ये भी एक जो है क्रिटिक लेख लिखा है। क्रिटिक लेख का मतलब होता है आलोचकीय लेख, जिसमें लेखक ने समाज के अंदर धर्म के रहस्य को घड़ी के पुर्जों से उन्होंने बताया है, या फिर आप कह सकते हो धर्म को किससे, घड़ी से कंपेयर किया है। यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले भाग के अंदर आप ये देखोगे कि लेखक जी बताते हैं कि धर्म के जो गुरु हैं वो किस प्रकार से धर्म को एक रहस्य बना के रखना चाहते हैं और जनता से किस प्रकार वो धर्म के नाम पर ठग करते हैं। तो यहाँ पर लेखक जी ने इस पूरे के पूरे भाग में यही बताने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर बताया है कि धर्म के रहस्यों की जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। ये कौन कहता है? ये लेखक जी कहते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी हमारे धर्म अधिकारी हैं वो सारे के सारे वो ऐसे चाहते हैं कि धर्म के रहस्य को हर कोई जानने का प्रयत्न ना करे। जो कुछ कहा जाए वो बिल्कुल कान ढालकर या ढलकाकर, या आप कह सकते हो कान लगाकर, ढलकाकर या कान लगाकर सुने। और साथ ही साथ में वो ये कहते हैं कि धर्म का जो एग्जाम्पल वो किससे देते हैं? घड़ी से देते हैं। और वो ये कहते हैं कि बहुत तालियां पिटवाकर धर्म का वो क्या करते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि घड़ी समय तो बताती है, ठीक उसी प्रकार से धर्म हमें बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन हमें घड़ी की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें घड़ी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि कोई भी काम हमारा ऐसा ना हो कि हम समय से ना कर पाए। अगर हमें कहीं जाना है या फिर हमें दिन में बहुत सारे काम करने हैं तो हम अपने समय के अनुसार, इसीलिए हमें बार बार घड़ी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आपको पता है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग, कभी कभी सूर्य निकलता है, कभी नहीं निकलता, कभी शाम जल्दी हो जाती है, कभी सुबह देर से होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समय हम केवल प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होकर नहीं देख पाते। इसीलिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि घड़ी की जरूरत मनुष्य को इसलिए पड़ती है ताकि वो अपना समय से कार्य कर सके। धर्म एक ऐसे ही मनुष्य के जीवन को संगठित करने का एक तरीका है, लेकिन धर्म के कुछ रहस्य हैं जो कि धार्मिक अधिकारी बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप हमसे पूछ लो। यानी इसका एग्जाम्पल वो घड़ी से देते हैं, और वो कहते हैं कि घड़ी, अगर आपको समय जानना है तो घड़ी क्या करो, घड़ी जिसके पास है उससे समय पूछ लो और उससे काम चला लो। अधिक और चाहते हो तो तुम किसी से टाइम मत पूछो, आप क्या कर लो, खुद ही घड़ी देखना सीख लो। लेकिन तुम अगर ये चाहते हो कि घड़ी के सारे पुर्जे खोल लो, उसको गिन लो और उसको फिर लगा दो, उसे साफ करके देख लो कि भाई कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो ये तुमसे नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि ये सबके बस की बात नहीं है। धर्म अधिकारी जो है वो इसी तरीके से कहता है कि धर्म के रहस्य को जानना या धर्म की बातों को समझना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए ये आवश्यक है, तुम ये कर सकते हो कि अगर तुम्हारी जिज्ञासा ज्यादा बढ़ रही है तो तुम धार्मिक अधिकारियों से पूछ लो धर्म के बारे में। यहाँ पर आपको याद रखना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखी हुई है जो कि आपके एग्जाम से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पर अब आगे देखो बताया गया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी उपदेशक है यानी धर्म के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अगर आप धर्म के विरुद्ध कुछ बोलोगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घड़ी देखना है तो सीख लो, आप बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन अब हमारे जो लोग हैं आम लोग, उनका कहना है कि घड़ी देखना सीख लो, ये तो कह दिया, लेकिन घड़ी देखना तो सिखा दो। उनमें तो जन्म और कर्म का पक्ष ना लगाओ। यानी आप ये मत कहो कि आप छोटी जाति के हो इसलिए आप धर्म के रहस्यों को नहीं जान सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो। हम आजकल के जो लोग हैं हम गिनती जानते हैं, क्योंकि घड़ी देखने में गिनती का है। हम अंक को भी पहचानते हैं, सुइयों की चाल को भी देखते हैं, कौन सी सेकंड की है, कौन सी मिनट की है, कौन सी घंटी की है। और फिर भी अगर आप हमें देखना नहीं सिखाते तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है।
और आप अगर देखो तो घड़ी के अकॉर्डिंग, यानी हमारी घड़ी के अनुसार अगर हम देखें तो कई बार हम देखते हैं कि भाई 12 बज रहे हैं दोपहर में, वहीं दूसरी की घड़ी में देखते हैं तो रात के आधी रात हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है, जब चीज एक ही है, घड़ी एक है, तो समय भी एक ही होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर एक धर्माधिकारी से जब हम पूछते हैं तो वो उसका उत्तर कुछ अलग देता है, जब दूसरे धर्माधिकारी से पूछते हैं तो वो उसका उत्तर क्या करता है, एक अलग उत्तर देता है। इसीलिए यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमें क्या करना है, घड़ी देखना सीखना है ना। कम से कम जरा खोलकर ना देख लेने दीजिए, कम से कम कौन से पेज बिगड़े हुए हैं उसमें हम ये तो देख लें, हम ये तो देख लें, क्योंकि हमारे आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, घड़ी बनाना सीखते हैं, घड़ी को रिपेयर भी करते हैं और साथ ही साथ में घड़ी का समाधान भी करते हैं। तो देखो फिर यहाँ पर बताया गया है कि यदि पुर्जे ठीक है और आधी रात हो रही है तो हम सो जाएंगे, अगर पुर्जे गलत है तो उसको हम ठीक कर देंगे, दूसरे की घड़ी को गलत ना मानेंगे, यानी दूसरे की घड़ी गलत बता रही है हम ऐसा नहीं सोचेंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर आप आगे देखोगे, पुर्जे खोलकर उसे ठीक कर सही जगह पर लगाना ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घड़ी बनाना भी सीखते हैं, रिपेयर करना भी सीखते हैं, और अनाड़ी के हाथ में बेशक से मत दो, कम से कम जो घड़ी साज का इम्तहान पास करके आया है उसे तो देखने दो, यानी जिससे बिल्कुल भी नहीं आता धर्म के बारे में उसे तो नहीं, एटलीस्ट जो पढ़ा लिखा है, जो चीज़ों को समझ सकता है, कम से कम उसे तो धर्म का रहस्य जानने दो। तो यहाँ पर कहा गया है, साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है या नहीं। कहीं आप भी केवल झुंझुना ले रखा है अपने हाथ में और आप क्या कर रहे हो, आप उसको परंपरागत तरीके से बजाए जा रहे हो। एक्चुअल में लोगों को धर्म के रहस्य बताने की जगह आप पुरानी जो बातें हैं केवल उन्हीं को दोहराते जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमें धोखे में रखा जा रहा है। लेखक ये भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि परदादा की घड़ी जेब में लेकर डोलते फिरते हो, और वो जो कि काफी पहले ही बंद हो गई है, तुम्हें चाबी देनी तो आती है, पुर्जे सुधारने तो आता है, तुम दूसरों को धर्म के रहस्य नहीं जानने देते। एक्चुअल में आपको भी धर्म के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। लेखक यहाँ पर हमें यही बताना चाहते हैं। अब ये तीसरा भाग आपके सामने शुरू होने वाला है। इस वाले भाग में भी आपने देखा इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। इसमें लेखक जी ने घड़ी को किससे संबंधित किया या घड़ी को किससे संदर्भित किया है, तो आपको याद रखना है धर्म से संदर्भित किया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी शास्त्री हैं वो घड़ी का ही एग्जाम्पल धर्म के लिए क्यों देते हैं, क्योंकि घड़ी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और घड़ी को खोलकर सबके लगाने बस की बात नहीं, इसीलिए बहुत सारे जो शास्त्री हैं वो घड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पर घड़ी की पुर्जे धर्म के रहस्य को संदर्भित नहीं करता। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये बोलना है कि भाई आज बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो घड़ी समय जानने के लिए, घड़ी के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वो घड़ी का एक इम्तिहान पास करते हैं, वो साथ ही साथ में घड़ी के अंदर किस तरीके से टाइम देखना है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा। अभी डेले चुन लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वाले भाग को हम पढ़ते हैं जो कि तीसरा भाग है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि जो आपका डेले चिन्ह लो, ये एक शेक्सपियर की प्रसिद्ध, यानी शेक्सपियर का मतलब एक महान कवि होता है, उनकी कवि की एक नाटक है उसमें से लिया गया, आपसे पेपर में पूछा जाएगा, जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। में पर्शिया में अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है, यानी पर्शिया एक जगह का नाम है जहां पर बताया गया है कि एक जो स्त्री है वो अपने वर को, यानी अपने पति को बहुत ही सुंदर तरीके से चुनती है। अब यहाँ पर देखो जैसे बताया गया है कि वर को बड़ी सुंदरता रीति से चुनती है, कौन चुनती है, तो भाई महिला चुनती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु के पुरक्षी के सामने 3 पेटियां रखी हैं, यानी एक जो स्त्री है उसके सामने 3 पेटियां रखी जाती है। यहाँ पर पहली सोने की है, एक यहाँ पर सोने की है, दूसरी चांदी की है और तीसरी आपकी लोहे की है, ये 3 है। अब यहाँ पर दूसरी चांदी की है और तीसरी लोहे की है, तीनों में एक एक क्या है, प्रतिमूर्ति है, और जो कि उसको चुनना है। अब जैसे सोने की चुन लेगा तो उसमें क्या होगा कि भाई इसमें लालची माना जाता है। अगर देखो इसमें डायरेक्टली आपकी बुक में कहा जाता है कि उसमें 3 सामने रखा जाता है और कहा जाता है इनमें से एक चुन लो। अकड़बाज जो होता है वो क्या करता है, सोने की चुनता है।
और वो उल्टे पैर लौट जाते हैं, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित बिल्कुल भी नहीं होते। जो लोभी होता है वो चांदी का पिटारा चुनता है और लोभी से भी शादी नहीं होती। जो सच्चा प्रेम करता है वो किसकी चुनता है? लोहे की चुनता है। किसकी चुनता है? लोहे की चुनता है। और साथ ही साथ में वो क्या करता है कि भाई वैवाहिक संबंध ऐसे में स्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैदिक काल में ऐसे ही हिंदुओं में भी लॉटरी की प्रथा चलती थी। और लॉटरी की प्रथा कैसी थी? जिसमें नर पूछता था, यानी नारी के सामने कुछ ढेले रखे जाते थे और नारी क्या करती थी, उसमें से कुछ ढेलों को चुनती थी, एक ढेले को चुनती थी। लेकिन उससे पहले का कुछ प्रोसेस होता था। प्रोसेस क्या था कि जो भी लड़का शादी करना चाहता था, यहाँ पर बताया स्नातक विद्या पढ़कर, यानी जो भी एजुकेशन है वो उसको कंप्लीट करके नहा धोकर माला पहनकर, है ना, इसके बाद में सेज पर आपका जोग होकर यानी सवार होकर वो क्या करता था, वो महिला के पास जाता था। और महिला के पास जाने का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको कह देता था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ऐसा नहीं। वो महिला के पिता के पास जाता था और वहां पर उनके पिता को गाय भेंट करता था। उनके बाप पिताजी के पास में पहुंचता था, गाय भेंट करता था और साथ साथ कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था और महिला को कहता था उनमें से एक चुन लो। कई बार ये 7 ढेले होते थे, कई बार इससे कम भी हो सकते थे और कई बार इससे ज्यादा भी। तो पेपर में लगभग कितने आपको लिखने हैं? 7। 7 ऑप्शन में नहीं होगा तो 6 भी हो सकता है, 6 भी होगा तो आपके या फिर 8 भी हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ कहानी के कि एक ही ज्यादा होगा या एक ही कम होगा, एक से ज्यादा भी ज्यादा हो सकते हैं और एक से कम। लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 का आंकड़ा आपके सामने आया है। इसके साथ साथ ये जो ढेले हैं सॉरी, वो कहाँ से लाए गए हैं, किस जगह से लाए गए हैं, इसका मतलब किस मिट्टी के हैं, ये केवल और केवल कौन जानता था? इनमें क्या है, कन्या जानती थी। और ये ढेले जो है लॉटरी के भाई एक तरीके से समान होते थे। और यहाँ पर जैसे बताया गया है कि वेदी मिट्टी कहाँ के ढेले कहाँ के होते थे, तो आपको ये पेपर में आता है ढेले कहाँ के होते थे। तो एक वेदी की मिट्टी थी, दूसरी गौशाला की मिट्टी थी, ये सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपकी खेत की मिट्टी थी। चौथे नंबर पर चौराहे की मिट्टी थी। पांचवें नंबर पर मसान की भी मिट्टी होती थी। मसान का मतलब शमशान से। अब यहाँ पर सामने लड़की को चुनना पड़ता था, जैसे आप कहते हो चित या पट, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर वेदी की डेली चुन ले, अगर महिला ने वेदी की डेली चुन ली तो संतान क्या होगा? वेदी पंडित होगा और वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे। गोबर की चुन लिया, गौशाला की यानी, तो पशुओं का धनी होगा, जो भी बच्चा आगे होएगा मतलब। खेत की चुन ली तो जमींदार का पुत्र होगा। मसान की चुन ली तो भाई अशुभ माना जाता था और वैवाहिक संबंध जो है वो नहीं होते थे। ध्यान रखना है, न्यारी ब्याई जाए तो घर में जो है मसान हो जाए, यानी जन्म भर जलती रहेगी, यानी वो घर ठीक नहीं रहेगा और उससे वैवाहिक संबंध हम देखें तो कुल मिला के नहीं बनाए जाते थे। यदि नर के क्या कहते हैं, नर के सामने मसान की मिट्टी छू ले, यानी अगर महिला जो है नर के सामने मसान की जो मिट्टी छू ले तो इसका अर्थ होता था कि कन्या का कभी ब्याह ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा नर आता था उसके सामने फिर ऐसी ऑप्शन रखा करता था। ऐसा नहीं है कि किसी एक लड़की ने एक बार शमशान घाट की या मसान का जिसका वर्ड है उसकी मिट्टी चुन ली तो उसकी कभी शादी होगी नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा लड़का आएगा फिर उसके सामने डेली रखेगा। अगर एक्चुअल में देखें तो यार ये तो कोई लड़की प्रिडिक्ट नहीं कर सकती अब क्या लड़की का ये वाला मन था, अब क्या रियल उठा लिया, तो ऐसा नहीं है। ये एक कह सकते हैं मिथ था, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि अगर वेदी की डेली चुन ले तो ब्याह हो जाता था और मसान की चुने तो नहीं होता था। तो आप कुल मिला के अगर इस पूरे के पूरे देखें सिस्टम से तो ये क्या है, ढेलों की जो लॉटरी है इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है? एक तो भारद्वाज, इसके साथ साथ आपका गोभिल और आपका अश्वलयन जैसे राजपूतों की लड़की पिछले समय में रूप में पहले किया करती थी और अपना स्वयंवर इस तरीके से वो चुने करती थी। वैदिक काल में हिंदू जो ढेले हैं, देखो जैसे कुछ राजाओं के काल बताए गए कि महिलाएं खुद जाती थी, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते थे। महिला जिसको मन करती थी उसको हार पहना देती थी और उससे उसके वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते थे। हिंदुओं के पहले के टाइम पे ढेले की कुछ प्रथा चला करती थी जिसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर इस वाले अध्याय में भी ये बताया गया कि समाज में आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुंडलियां मिलाते हैं, जो साथ ही साथ में विवाह का दिन निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। कुंडलियां या और भी ऐसे बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव होते हैं, धर्म जाति ये सब भी महत्व दिया जाता है। तो इस पूरे के पूरे अध्याय में हमको ये बताया गया कि समाज में कितनी ज्यादा जो है कुरीतियां मौजूद है। और साथ ही साथ में हम देखें तो ये सारी की सारी जो प्रथाएं हैं ये सब की सब काल्पनिक है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस तरीके से ये जो चैप्टर है आप लोगों का हो जाता है समाप्त। इसके अंदर यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए।